श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 9। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि इच्छा करना और उसकी पूर्ति होना दो अलग बातें हैं। उनको प्राप्त करने को प्रबल पुरुषार्थ करना होता है, क्योंकि बादल के बरसने पर नदी तालाब तो भर जाते हैं, पर टीले और चट्टान सूखे ही रह जाते हैं। सिंहासन बत्तीसी की कहानी के द्वारा गुरुदेव ने बताया कि सत्पात्र को ही अनुदान मिलते हैं। महामानव, सिद्ध पुरुष, देवी देवता अपनी दिव्य संपदा सत्पात्रों को सौंपने हेतु व्याकुल फिरते हैं, किंतु जब सत्पात्र मिले ही ना तो वे किसे दें। साधक को साधना एकाग्रता पूर्वक दिव्य वातावरण में ही करनी चाहिए। संकल्प इतना सजग हो कि फिसलने की नौबत न आए, और श्रेष्ठ निश्चय को निभाने में सत्संकल्प बढ़ता है, जिसे आत्मबल कहते हैं। इसी के सहारे सामान्य को असामान्य एवं शूद्र को महान बनाने का सौभाग्य मिलता है। आत्मविज्ञान के ब्रह्म विद्या की दो धाराएं हैं, एक साधना और दूसरी उपासना। स्वाध्याय, संयम और सेवा के अतिरिक्त जीवन उत्कर्ष का अति महत्वपूर्ण आधार साधना ही है। साधना के दो चरण हैं, एक योग और दूसरा तप। योग का अर्थ है लिप्सा, लालसा के भवबंधनों से मुक्त हो आदर्शवादिता के प्रति आत्मसमर्पण। तप का अर्थ है उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता अपनाने में जो भी कष्ट है उसे साहस एवं प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य करना। ईश्वर और जीव को जोड़ने की कड़ी भक्ति है, जो कि तीसरा आधार है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय ही त्रिपदा गायत्री का स्वरूप एवं उद्देश्य है। गुरुदेव बताते हैं, भगीरथ, माँ पार्वती, ध्रुव, विश्वामित्र, महर्षि दधीची, ब्रह्मा और परशुराम जी ने अपने को उच्चतम शिखर पर स्थापित तप बल की सहायता से की है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से, परमहंस ने विवेकानंद से, संदीपन ने कृष्ण से, विश्वामित्र ने राम से महत्वपूर्ण कार्य अपनी तपः शक्ति के अनुदान देकर ही संपन्न कराए हैं। अब आगे योग का उद्देश्य। योग और विज्ञान में सबसे भारी अंतर यह है कि योग का ध्येय अतीन्द्रिय बातों को जानना है और विज्ञान का ध्येय इंद्रिय ग्राह्य वस्तुओं को जानना। यह बात भी सत्य है कि अतीन्द्रिय विषयों को जान लेने से इंद्रिय ग्राह्य विषयों को भी हम जान लेते हैं, एवं योगानुभूति की सहायता से इंद्रिय ग्राह्य एवं इंद्रियातीत दोनों विषयों को जान लेना संभव और सहज है। तथापि योग दर्शन का प्रधान उद्देश्य आत्मदर्शन करना है। इस कारण योग के करिश्मे जन साधारण के सन्मुख अनायास उपस्थित नहीं किए जा सकते। योगी का ध्यान पार्थिव वस्तुओं की ओर नहीं रहता। योगी पुरुष संसार के सामने आकर अपनी करामात दिखलाना नहीं चाहता, कारण उसका ध्येय आत्मदर्शन करना है, न कि करामात दिखाना। आत्मदर्शन करने की साधना का मार्ग एक विशिष्ट दार्शनिक मतवाद के साथ ओतप्रोत रूप में संबंधित है। इन सब कारणों से योगी जन लोकचक्षु के सामने आना पसंद नहीं करते, लेकिन यदि कोई व्यक्ति यथार्थ रूप में जिज्ञासु बनकर इन योगियों के पास जाता है तो योगी जन भी उसे यथार्थ मार्ग दिखलाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। वैज्ञानिक विचार प्रणाली का मूल तत्व यह है कि बिना परीक्षा किए हम किसी बात को न स्वीकार कर सकते हैं और न अस्वीकार ही कर सकते हैं। जो लोग योग की बातों पर आक्षेप करते हैं उनको उचित है कि वे योग की बातों को लेकर परीक्षा करें। बिना परीक्षा किए आक्षेप करना कूपमंडूकता का परिचय देना है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के विद्वजनों के सम्मुख स्पर्धा के साथ ललकार कर कहा था, योग की बातों पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को कोई माने या न माने, योग के सिद्धांतों को कोई स्वीकार करे या न करे, विश्वास करने या न करने से कुछ विशेष आता जाता नहीं। योग का दावा है कि योग के मार्ग पर चलने से अपने आप सबको प्रतीत हो जाएगा कि योग की बातें सत्य हैं अथवा निराधार। हमारे परम सौभाग्य से आज भी हमारे देश में ऐसे योगी पुरुष विद्यमान हैं जो योग में कही हुई बातों की सत्यता का प्रमाण दे सकते हैं। योग दर्शन का मूल तत्व है कि एकाग्र मनः शक्ति की सहायता से यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि साधन और क्रियाओं से व्यक्ति अपनी क्रमोन्नति को महत्तर रूप में आगे बढ़ा सकता है। मनुष्यों की ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है, इस कारण हमारा ज्ञान भी बहुत संकीर्ण एवं अपूर्ण है।
वैज्ञानिक जगत में यंत्रों के आविष्कार से हम अपनी इंद्रियों की शक्ति को भावहीन रूप में बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार मनुष्यों को यंत्रों का व्यवहार करने की शक्ति खूब प्राप्त हो जाती है एवं बाह्य प्रकृति पर हम अत्यधिक प्रभुत्व स्थापित करने लगते हैं। लेकिन मनुष्य इस प्रकार से अपनी प्रकृति पर विशेष प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाता। योग साधना से मनुष्य अपनी प्रकृति पर भी प्रभुत्व स्थापित कर लेता है और बाह्य प्रकृति पर भी। योग साधना की सहायता से मनुष्य अपनी इंद्रियों की शक्ति को रूपांतरित कर लेता है। अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करके विश्व ब्रह्मांड को भी मनुष्य अनिवार्चनीय रूप में देख पाता है। योग साधना के परिणाम स्वरूप मनुष्य की जैविक क्रमोन्नति बहुत शीघ्र संपन्न होती है। साधारण प्राकृतिक नियमों के अनुसार भी जीवों की क्रमोन्नति हो रही है। इनका क्रम इतना धीमा है कि सहस्त्र वत्सरों में भी उन्नति का परिमाण पकड़ा नहीं जा सकता। योग साधना की सहायता से इस उन्नति के क्रम को हम इतना तीव्र कर सकते हैं कि शत सहस्त्र वत्सरों का काम हम 10-20 साल में ही कर सकते हैं। इन बातों का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि योग के मार्ग का अवलंबन करके कोई मनुष्य इन सब बातों की परीक्षा कर सकता है। योग की सहायता से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रकृति को रूपांतरित कर सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान की उन्नति के कारण आज वैज्ञानिकों को प्रतीत होने लगा है कि मनुष्यों में इतनी छिपी हुई शक्तियां हैं जिनके प्रयोग के बारे में हम अभी कुछ भी नहीं जानते। इतना अवश्य समझा जाने लगा है कि एकाग्र मन की शक्ति प्रबल है। वैज्ञानिक आविष्कार के मूल में भी एकाग्र मन शक्ति ही काम देती है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन करने में एकाग्र मन शक्ति को छोड़कर और कोई साधना नहीं है। योग का रहस्य भी मन शक्ति को एकांत रूप में एकाग्र करने की प्रक्रिया में निहित है। वैज्ञानिक गण भी मन शक्ति को एकाग्र करते हैं, लेकिन उस एकाग्र करने की प्रक्रिया को वे नहीं जानते। आइंस्टीन, प्लांक इत्यादि बड़े बड़े धुरंधर वैज्ञानिकों ने इस बात को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि वैज्ञानिक खोज के मूल में एकाग्र मन शक्ति ही फलवती होती है। मन शक्ति की खोज करने वाले विलक्षण पंडित गण आज पाश्चात्य देशों में भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि इंद्रियों की सहायता न लेकर भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में डॉक्टर राय ने कृत एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एवं न्यू फ्रंटियर्स ऑफ द माइंड, ऑप्टान सिंक्लेयर कृत मेंटल रेडियो, डॉक्टर अलेक्सस कैरल कृत मैन द अननोन तथा बैरेट कृत फिजिकल रिसर्च जैसी अनुसंधानपूर्ण पुस्तकों में बहुत कुछ इन पाश्चात्य मनीषियों ने लिखा है। कुछ अनुभूतियां ऐसी भी होती हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, बल्कि यह कहना और अधिक सत्य है कि किसी भी अनुभूति को भाषा की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुड़ का आस्वादन करके हम दूसरे को नहीं समझा सकते कि गुड़ का स्वाद कैसा है। मीठा, कड़वा इत्यादि शब्दों के भावों को हम तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हम उन भावों को अपनी अनुभूति में लाएं। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी किसी मीठी वस्तु का स्वाद न लिया हो, उसे कोई कैसे समझाए कि मिठास क्या वस्तु है। जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, उसे कोई कैसे समझाए कि प्रकाश क्या वस्तु है। इसी प्रकार योगियों के अनुभूति गम्य ज्ञान को दूसरों को बोधगम्य कैसे कराया जा सकता है, जब तक कि दूसरे भी उसी समाधि अवस्था में प्राप्त ज्ञान को अपनी अनुभूति में न लाएं। राजयोग के प्रारंभिक अनुशासन। राजयोग के प्रथम 2 चरणों में 5 यम और 5 नियम आते हैं। इनका तत्व प्रयोजन 10 इंद्रियों को परिष्कृत मनोभावों के अंतर्गत अनुशासित करना है। काया को इस प्रकार संयमी बनाना है जिससे कषाय कल्मशों के कार्यान्वित होने की कहीं गुंजाइश न रहे। यह बन पड़ने पर व्यक्ति आदर्शवादी, उत्कृष्टता संपन्न एवं पवित्रता, सात्विकता से समन्वित बन जाता है। यह साधारण जीवन में प्रयुक्त होने वाला अनुशासन एवं श्रेष्ठता संपन्न क्रियाकलाप है। जीवनचर्या बहिरंग और अंतरंग क्षेत्र में शालीनता से परिपूर्ण हो तो समझना चाहिए कि योग साधना के आरंभिक 10 अनुशासन बन पड़े और योगाभ्यास का महत्वपूर्ण पक्ष पूरा हो गया। यम और नियम यूं संख्या की दृष्टि से 2 गिने जाते हैं, पर वर्गीकृत होने पर 10 हो जाते हैं। इनमें जीवन गरिमा की 10 दिशाओं का समावेश हो जाता है। जिससे इतना करते बन पड़े, समझना चाहिए कि उसने योग मार्ग की आधी मंजिल पार कर ली, अर्थात भूमि को खाद पानी देकर जुताई गुड़ाई के सहारे उर्वर बना लिया।
इसके आगे तीसरे और चौथे चरण आते हैं। आसन प्राणायाम, इनका क्रियाकलाप तो सरल और सर्वविदित है, पर काम चलता है। उनके साथ जुड़े हुए रहस्यों और तथ्यों को भली प्रकार समझने और अपनाने से इन दो चरणों को गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता समझा और समझाया जाना चाहिए। आसन के रूप में पद्मासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन आदि के व्यायाम सीखे और सिखाए जाते हैं। यह व्यायाम वर्ग का प्रयोग है, जिसका तात्पर्य है श्रमशील जीवन, आहार विहार के नियम में आरोग्य का संरक्षण। आसन प्रक्रिया में स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक नियमों के पालने की बात कही गई है। इसमें आहार और विहार दोनों आते हैं। आसनों को मात्र व्यायाम तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए। आसन के उपरांत प्राणायाम की बारी आती है। प्राणायाम मोटे अर्थों में गहरी सांस लेना और उसे पूरी तरह बाहर निकालना है। हवा के साथ ऑक्सीजन प्राणवायु भी घुली होती है। गहरी सांस लेने से फेफड़ों में पूरी हवा भरती है। इससे अधिक मात्रा में प्राण तत्व शरीर को उपलब्ध होता है। फेफड़ों में खाली जगह रहने से उस बंद जगह में क्षय जैसे रोगों के कीटाणु पलने लगते हैं। पूरी गहरी सांस लेने से न केवल फेफड़ों को वरन समूचे शरीर के तंतुजाल को जीवन तत्वों की बहुलता प्राप्त होती है। रक्त शोधन का क्रम ठीक प्रकार से चलता है। यह निरोग शरीर और दीर्घ जीवन की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग है। यह शारीरिक प्रयोजन हुआ। मानसिक दृष्टि से प्राणायाम साहसिकता का प्रतीक है। अमुक व्यक्ति प्राणवान है, इस प्रकार का कथन उसके साहसी होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्राणवान अर्थात साहसी। साहस मानसिक गुण है। शरीर बलिष्ठ हो सकता है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसमें साहस भी हो। कितने ही स्थूलकाय व्यक्ति कायर तथा भीरू भी हो सकते हैं। इसके विपरीत ऐसा भी देखा गया है कि गांधी जी जैसे दुर्बलकाय व्यक्ति असीम साहस के भंडार थे। मनस्वी ऐसे ही व्यक्तियों को कहते हैं। उन्हीं को ओजस्वी, तेजस्वी भी कहा जाता है। प्राणायाम से ये विशेषताएं बढ़ती हैं। ऐसा भी होता है कि बिना विधिवत प्राणायाम साधे भी कोई व्यक्ति मनस्वी हो। नेपोलियन व सिकंदर जैसे कितने ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो शौर्य तथा साहस के धनी थे, यद्यपि योग विधि में वर्णित प्राणायाम नहीं करते थे। योगाभ्यास के प्रकरण में जहाँ प्राणायाम का वर्णन आया हो, वहाँ उसे मात्र श्वास प्रश्वास क्रिया की गहराई तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए, वरन यह भी समझना चाहिए कि उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए जिस शारीरिक पराक्रम और मानसिक शौर्य की ओर संकेत किया जा रहा है, उसे संपादित किया जाना चाहिए। योगाभ्यास में पग पग पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जैसे असुरों को निरस्त करने के लिए संघर्ष ठानना पड़ता है। निश्चय करना पड़ता है कि कितना ही श्रम क्यों न करना पड़े, समय क्यों न लगे, पर अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहा जाएगा। ऐसी प्रचंड इच्छा शक्ति एवं संकल्पजन्य दृढ़ता आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी रहती है। आंतरिक दुर्बलताओं और बाह्य क्षेत्र की कठिनाइयों, आकर्षणों तथा दबावों से संघर्ष करने के लिए शरीर बल, शस्त्र बल आदि की अपेक्षा मनोबल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसी को अर्जित करने के लिए श्वास प्रश्वास से ऊर्जा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। जिस भी विधि से प्राण चेतना साहसिकता बढ़े, उसे प्रकारांतर से प्राणायाम ही कहा जाएगा। राजयोग के 8 अंग में प्राणायाम तक 5 पूरे हो जाते हैं। छठा है प्रत्याहार। इसका स्वरूप है प्रतिरोधी प्रक्रिया। जन्म जन्मांतरों से संचित कुसंस्कार हर किसी को घेरे होते हैं। वे समय समय पर उभर कर ऊपर आते हैं। मानव जीवन मिलने पर मानवीय गरिमा के अनुरूप आचरण की जिम्मेदारी आती है। उन्हें पूरा करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। किंतु कठिनाइयां दो है। एक तो है ये योनियों में भ्रमण करते समय जो कुसंस्कार स्वभाव के अंग बनकर रहे हैं, वे अवसर मिलते ही उसी प्रकार उभर आते हैं। जैसे वर्षा होते ही घास की सूखी जड़ें हरी हो जाती हैं और देखते देखते सूखे धरातल पर हरितमा छा जाती है। कुसंस्कारों को जब तक दबाए रखा जाए तब तक वे दबे रहते हैं, किंतु जैसे ही मानसिक नियंत्रण शिथिल हुआ, पशु प्रवृत्तियां अपना कौतुक दिखाने लगती हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि समाज में सभी और दुष्प्रवृत्तियों का प्रचलन है। जनसाधारण का स्वभाव बहुमत की नकल करना है। अधिकांश लोग जिस प्रकार बरतते हैं,
सामान्य जनों का व्यवहार भी उसी मार्ग पर चल पड़ता है। योग साधना के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों को भी इस मोर्चे पर जूझना पड़ता है। वे अपने अंतरंग और बहिरंग जीवन को आदर्श उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, किंतु प्रचलन को देखकर साधक की ललक भी उसी दिशा में मचलने लगती है। यहाँ यदि अवरोध का मोर्चा कमजोर पड़े तो हेय दुष्कृतियों की बन जाती है और साधना में अनेकानेक विघ्न खड़े हो जाते हैं। इसीलिए प्रतिवादी व प्रतिपक्षी संघर्षशीलता का विभिन्न अभ्यासों द्वारा ऐसा स्वभाव बनाना पड़ता है जो किसी भी अवसर पर चूकने न पाए। प्रत्याहार अर्थात परास्त करने का कौशल, यह व्यक्तियों का, समूहों का व परिस्थितियों का ही उलटना नहीं, वरन अवांछनीय मनोदशाओं को भी परास्त कर देना, उनसे बच निकलना भी है। प्रत्याहार की साधनाएं कई हैं, उनके नाम रूप अनेक हैं, पर उद्देश्य एक ही है, अनौचित्य को परास्त करना। मूर्धन्य मनोवैज्ञानिक कारेन हार्नी अपनी कृति न्यूरोटिक पर्सनालिटी ऑफ आवर टाइम्स में कहते हैं, आज जितने अधिक पुरुष एवं महिलाएं मनोवैज्ञानिक रूप से असामान्य हैं, उतने इस वैज्ञानिक युग से पहले कभी नहीं थे। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित कोरियर नामक पत्रिका के एक विशेषांक में मानसिक रोगों के बारे में आंकड़ों सहित दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है कि समस्त संसार के व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बड़ी दुखद है। लगभग इसी तरह का मत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ जैसी संस्थाओं ने भी प्रकट किया है कि इस सुविधा संपन्न युग में भी आज मानसिक विखंडन किसी भी तरह कम न होकर सतत बढ़ता ही जा रहा है। इस समस्या के समाधान का किसी देश की शासन प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। यह प्रणाली चाहे साम्यवादी हो या प्रजातांत्रिक अथवा समाजवादी, इसमें हेर फेर से समस्या का समाधान संभव हो जाएगा, ऐसी आशा करना दुराशा मात्र ही होगी। इस परेशानी का निवारण तभी संभव है जब उसके सही कारण की खोज की जाए। भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर IP सचदेवा ने अपने शोध ग्रंथ योग एंड साइको एनालिसिस में इस समस्या के मूल कारणों के विषय में विशद विचार किया है। उन्होंने बताया है कि विज्ञान युग के पूर्व व्यक्ति में जो धार्मिक आस्थाएं तथा वैयक्तिक मान्यताएं थीं, उन पर विज्ञान के प्रत्यक्षवाद ने भरपूर कुठाराघात किया है, जिसका परिणाम आज हम मानसिक रोगों के रूप में भुगत रहे हैं। अर्टूर आइसेनबर्ग ने भी अपनी कृति रिफ्लेक्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी इन मॉडर्न मैन में भी इसी मत का समर्थन किया है। निसंदेह समस्या के उपर्युक्त कारण के विषय में इन मनोवैज्ञानिकों के मतों को यथार्थ समझा जा सकता है। विज्ञान के नित्य नूतन होने वाले आविष्कारों से सुविधा संवर्धन तो खूब हुआ है, पर साथ ही धार्मिक एवं नैतिक अवमूल्यन में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। इस तरह के अवमूल्यन ने एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति, एक जाति की दूसरी जाति के प्रति एवं एक परिवार की दूसरे परिवार के प्रति भरपूर नफरत पैदा कर दी है। यही नहीं, इस बीमारी से पति पत्नी और पिता पुत्र के भी आपसी संबंध प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि स्वयं व्यक्ति अपने प्रति भी इसी भाव से भर गया है। यही कारण है कि जहाँ पति पत्नी की पारस्परिक नफरत एक दूसरे से तलाक लेने की नौबत पैदा करती है, वहीं पिता पुत्र आपसी स्वार्थों के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। व्यक्ति स्वयं अपने प्रति नफरत एवं घृणा के भाव रखकर आत्महत्या कर लेता है। इन सारे बिखरावों का एकमात्र कारण है जीवन के उद्देश्य तथा पारस्परिक संबंधों की समुचित व्याख्या तथा प्रतिपादन के परिपालन का अभाव। कारण है कि विज्ञान और उसके अध्येता वैज्ञानिक चाहे कितने भी सक्षम एवं सामर्थ्यवान क्यों न हो, पर उनके द्वारा की गई शरीर क्रिया एवं संरचना संबंधी मीमांसाएं अभी तक मानवीय संबंधों की मधुरता का कोई समुचित आधार नहीं प्रस्तुत कर सकी हैं। विज्ञान ने यह भले ही सिखाया हो कि चंद्रमा, मंगल या बुध पर कैसे पहुंचा जाए, अंतरिक्ष में बस्तियां बनाकर कैसे रहा जाए, पर धरती पर सही ढंग से रहना वह आज तक नहीं सिखा पाया। यहाँ उद्देश्य विज्ञान की निंदा करने जैसा न होकर मानव के स्वयं के तथा आपसी बिखराव के कारण की विवेचना करना है। यह बिखराव दूर तभी हो सकता है जब धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो। वर्तमान समय में इस प्रतिष्ठापना में एक मौलिक कठिनाई यह है कि आज का समाज पूर्व की तरह आस्था परायण व विश्वासी न होकर बुद्धिवादी व तर्क परायण है। यह उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो उनकी बुद्धि को संतुष्ट करे,
तथा तर्कों की कसौटी पर सत्यापित किए जा सके। क्या, क्यों एवं कैसे का जवाब पाए बगैर उसे कोई बात भाती नहीं है। ईश्वर क्या है, पड़ोसी से क्यों स्नेह किया जाए, इन सब सवालों का ठीक ठीक जवाब पाए बिना व्यक्ति आस्तिक बनने की जगह नास्तिक बनने में ही कहीं अधिक भलाई मानेगा। इसी तरह जो धर्म यह कहता है कि अमुक किताब में जो लिखा है उसे मानना ही पड़ेगा, अथवा हमारी बातें मानो नहीं तो तुम काफिर हो, उसकी भी बातों का आज माखौल ही उड़ाया जाएगा। इन धार्मिक मतवादों की असफलता के बाद बिखराव कैसे दूर हो? इस बिखराव को दूर करने के लिए आवश्यकता एक सशक्त मनोवैज्ञानिक प्रणाली की है। किंतु फ्रायड जैसे मनोअध्येताओं के सिद्धांतों से भी काम नहीं चलने का, क्योंकि आज व्याप रही चिंता और उद्वेग का कारण मात्र कामुक वासनाओं का पूरा न होना नहीं है। इस तथ्य को वर्तमान मनोवैज्ञानिकों ने भी एक स्वर से स्वीकारा है। इसी कारण डॉक्टर सीजी जुंग सरीखे अध्येताओं ने आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना के लिए प्रयास किए हैं। इस विषय में उनकी कृति मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल काफी उल्लेखनीय है। जुंग के अतिरिक्त इस दिशा में फ्रैंकल, रॉबर्टो असागियोली व गार्डनर मर्फी के प्रयास भी सराहनीय हैं। वर्तमान समय में आज के बुद्धिवादी मनोवैज्ञानिक मन की सारी व्यथाओं को दूर करने तथा एक सर्वांगीण मनोवैज्ञानिक प्रणाली प्रदान करने का साहस आज भी भारतीय ऋषियों द्वारा प्रणीत अध्यात्म विज्ञान करता है। यह तथ्य चौंकाने वाला भले लगे, पर है सर्वथा सत्य। निसंदेह विश्व के इतिहास में पहली बार धर्म, आध्यात्म एवं दर्शन तीनों एक साथ एक बिंदु पर आ मिले हैं और उन्होंने अपनी वैज्ञानिकता सिद्ध की है। वैज्ञानिकता से परिपूर्ण पद्धति ही एक सर्वांगपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रणाली के रूप में पल्लवित हुई है, जिसे योग दर्शन, योग मनोविज्ञान या आध्यात्म मनोविज्ञान कहा गया। महर्षि पतंजलि के सुसंबंध सूत्र यद्यपि अपने मूल भावों में उससे भी पहले उपनिषदों व वेदों में विद्यमान है, फिर भी इन्हें सुव्यवस्थित कर मनोवैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। इसकी सराहना मनोवैज्ञानिक जुंग, परा मनोवैज्ञानिक मर्फी सभी कर चुके हैं। पूर्णतः प्रयोग परीक्षण पर आधारित यह पद्धति निश्चित ही आज के व्यक्ति विशेष तथा समूह रूप समाज के बिखराव को दूर करने में पूर्णतः सक्षम है। इससे सभी पक्षों की तर्क सम्मत व्याख्या करते हुए समाधि अर्थात समधि बुद्धि के समत्व में प्रतिष्ठित होने तथा मन से अतिमन की ओर आरोहण करने का सहज सुगम राजमार्ग बताया गया है। इसी कारण स्वामी विवेकानंद प्रभृति मनीषियों ने इसे राजयोग कहा है। इसी प्रणाली को साधारण किसान से उच्च स्तर के बुद्धिवादी वैज्ञानिक तक सभी इसकी मूल मान्यताओं को व्यवहार में लाकर सभी प्रकार की मनोव्यथाओं से मुक्ति पा आनंद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। हमारे अपने वश में है शरीर, चेतना। सतत अभ्यास द्वारा शरीर एवं मन को इच्छानुवर्ती बनाया जा सकता है। उन्हें असामान्य कार्यों के कर सकने के लिए भी सहमत किया जा सकता है। प्रतिभा, योग्यता के विकास में बुद्धि आवश्यक तो है, पर सर्वसमर्थ नहीं। बुद्धिमान होते हुए भी बच्चा पाठ याद न करे, पहलवान व्यायाम को छोड़ दे, संगीतज्ञ संगीत का अभ्यास छोड़ दे, चित्रकार तूलिका का प्रयोग न करे, कभी भाव संवेदनाओं को संजोना छोड़ बैठे, तो उससे प्राप्त क्षमता भी क्रमशः क्षीण होती जाएगी और अंततः लुप्त हो जाएगी। जबकि बुद्धि की दृष्टि से कम पर सतत अभ्यास में मनोयोग पूर्वक लगे व्यक्ति अपने अंदर असामान्य क्षमताएं विकसित कर लेते हैं। निश्चित समय पर निर्धारित क्रम में किया गया प्रयास मनुष्य को किसी भी प्रतिभा का स्वामी बना सकता है। जबकि अभ्यास के अभाव में प्रतिभाएं कुंठित हो जाती हैं, उनसे व्यक्ति अथवा समाज को कोई लाभ नहीं मिल पाता। मानव शरीर अनगढ़ है और वृत्तियां असंयमित। इन्हें सुगढ़ एवं सुसंयमित करना ही अभ्यास का लक्ष्य है। अनगढ़ काया एवं मन का अनभ्यस्त होने के कारण सामान्यतः किसी भी नए कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते, उल्टे अवरोध खड़ा करते हैं। उन्हें व्यवस्थित करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अभ्यास से ही आदतें बनती हैं और अंततः संस्कार का रूप लेती हैं। परोक्ष रूप से अभ्यास की यह प्रक्रिया ही व्यक्तित्व का निर्माण करती है। कितने ही व्यक्ति
किसी भी कार्य को करने में अपने को असमर्थ मानते हैं, उसे असंभव जानकर प्रयास नहीं करते हैं, फलस्वरूप कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाते, अपनी मान्यताओं के अनुरूप हेय एवं असमर्थ ही बने रहते हैं। जबकि किसी भी कार्य को करने का संकल्प कर लेने एवं आत्मविश्वास जुटा लेने वाले व्यक्ति उसमें अवश्य सफल होते हैं। आत्मविश्वास की कमी एवं प्रयास का अभाव ही मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता तथा महत्वपूर्ण सफलताओं को पाने से वंचित रखता है। मानवीय काया परमात्मा की विलक्षण संरचना है। सर्वसमर्थता के बीज उसके अंदर विद्यमान है। उसे जैसा चाहे ढाला बनाया जा सकता है। सामान्यतः लोग कुछ दिनों तक बड़े उत्साह के साथ किसी भी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, पर अभीष्ट सफलता तुरंत न मिलने पर प्रयत्न छोड़ देते हैं। फलस्वरूप अपने प्रयत्नों में असफल सिद्ध होते हैं। जबकि धैर्य एवं मनोयोग पूर्वक सतत अभ्यास में लगे व्यक्ति असामान्य क्षमताएं तक विकसित कर लेते हैं। अभ्यास आदतों का रूप ले लेने पर चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत करते हैं। अभ्यास की प्रक्रिया द्वारा शारीरिक मानसिक क्षमताओं का विकास ही नहीं, रोगों का निवारण भी किया जा सकता है। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित एक नई चिकित्सा थेरेपी का विकास पाश्चात्य जगत में हुआ है, जिसे बायोफीडबैक कहते हैं। यह स्वयं निरीक्षण एवं स्वयं नियंत्रण की मनोवैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति में रोगी शरीरगत हलचलों एवं मनोभावों की प्रतिक्रिया बायोफीडबैक यंत्र के माध्यम से देखता है। शरीर एवं मनोभावों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर वह स्वयं को उपयोगी अभ्यासों के लिए सहमत करता है। अभ्यास की प्रक्रिया में देखना, सुनना और परिणाम के अनुसार गतिविधियों को नियंत्रित करने का समावेश होता है। बायोफीडिंग प्रशिक्षण इसी मान्यता पर आधारित है कि शरीर की विभिन्न क्रियाएं जो किसी समय असंभव एवं अनियंत्रित मानी जाती थी, उन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। कला, कौशल संपादन करने की प्रत्येक क्रिया में यही सिद्धांत कार्य करता है। उदाहरणार्थ, क्रिकेट के बॉल को फेंकने की क्रिया में प्रारंभिक अवस्था में निर्धारित स्थान से कुछ आगे अथवा पीछे गिरती है, किंतु अभ्यस्त हो जाने पर वह ठीक स्थान पर ही गिरती है। इस पद्धति द्वारा अक्षम शरीर को भी सक्षम एवं समर्थ बनाने में सफलता मिली है। न्यूयॉर्क के आईसीडी रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर में मिसेस एंड्रूज नामक महिला भर्ती हुई। वह 7 वर्ष से अपना सिर नहीं हिला सकती थी। रोग के आरंभ में उनकी मांसपेशियों में दर्द हुआ और तनाव उत्पन्न हो जाने से उसकी गर्दन सदा बाईं ओर झुकी रहती थी। चिकित्सा जगत में इस रोग को रायनेक कहते हैं। बायोफीडबैक में स्वयं को निर्देश देना होता है। मिसेज एंड्रूज ने स्वयं को अपनी ओर देखने का निर्देश दिया तथा दूसरी ओर से सिर हिलाना आरंभ किया और सफल हुई। क्रमशः अभ्यास द्वारा बिना किसी दवा अथवा चिकित्सा के वह अपने सिर को हिलाने में सफल हुई। शारीरिक गतिविधियों की प्रतिक्रियाओं के अंकन के लिए इस पद्धति में इलेक्ट्रोमायोग्राफ तथा गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स यंत्र का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रोमायोग्राफ ईएमजी यंत्र मांसपेशियों में बहने वाले विद्युत को प्रदर्शित करता है, जिसको रोगी स्वयं देख सकता है। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स सूक्ष्म विद्युत प्रवाह का त्वचा द्वारा अवरोध का मापन करता है। ताप परिवर्तन के मापन के लिए भी एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। निर्देशों के आधार पर शारीरिक गतिविधियों की प्रतिक्रियाओं को देखने में रोगी पूर्णतः सक्षम होता है। बायोफीडबैक पद्धति से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे दमा, मिर्गी, पक्षाघात, सिर दर्द, पीठ के दर्दों पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली है। यह पद्धति जिस प्रकार काम करती है, उसका प्रदर्शन नेशनल जूडस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डेनवर में किया जाता है। सामान्यतः दमे के रोगी कुछ पदार्थों जैसे धुएं, धूल, गंध, सर्दी, गर्मी के प्रति संवेदनशील होते तथा इनसे उत्तेजित हो जाते हैं। प्रदर्शन में दमे के रोगी को एक वातानुकूलित कमरे में लिटाया जाता है। उसके माथे में भौहों के ऊपर विद्युत क्रियाओं की जांच के लिए इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। रोगियों को विभिन्न पदार्थ, धुआं, धूल, सुगंधित पुष्प, सुरम्य वृक्ष, लता आदि देखने को कहा जाता है। उनको देखने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसका निरीक्षण करने की भी व्यवस्था साथ में जुड़ी हुई है। इस पद्धति से रोगी स्वयं को सिखाता है कि किन किन परिस्थितियों में किन किन पदार्थों को देखने से क्या प्रतिक्रिया होती है तथा किन उपायों से उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
कांसास टोपेका नामक स्थान में स्थित मेनेंजर फाउंडेशन संस्था के वैज्ञानिकों ने बायोफीडबैक पद्धति द्वारा 80% रोगियों को रोग से मुक्ति दिलाने में सफलता पाई है। बिना किसी दवा आदि के सहयोग से कठिन रोगों के उपचार में भी अभ्यास की पद्धति चमत्कारी सिद्ध हुई है। इस पद्धति द्वारा शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में असामान्य रूप से वृद्धि की जा सकती है तथा शरीर को प्रत्येक काम के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। असमर्थता, अयोग्यता और कुछ नहीं इस बात का परिचायक है कि योग्यता उपार्जन के लिए प्रयत्न नहीं किया गया। मानवीय काया एवं मन में शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं। विकास की असीम संभावनाएं हैं। निर्धारित लक्ष्य की ओर प्रयास चल पड़े और उसमें धैर्य एवं क्रमबद्धता का समावेश हो जाए तो असंभव समझे जाने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। पहलवान, विचारवान, कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार, वैज्ञानिक व अध्यापक अकस्मात नहीं बन जाते, वरन उन्हें उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। शरीर एवं मन को निर्धारित लक्ष्य के लिए अभ्यस्त करना होता है। प्रयत्न करने पर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर एवं मन को प्रशिक्षित कर सकता है। अनगढ़ शरीर एवं मन को सुगढ़ एवं व्यवस्थित करने के लिए पूरे धैर्य के साथ सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। मानवीय काय से सतत विविध प्रकार के वैद्युतीय संकेत निकलकर बाह्य वातावरण में विसर्जित होते रहते हैं, जिन्हें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से जांचा, मापा और उनसे उत्पन्न संकेतों को सुना व देखा जा सकता है। तदुपरांत यह ज्ञात किया जा सकता है कि शरीर स्वस्थ है अथवा अस्वस्थ। हृदय से निःसृत विद्युतीय तरंगें सबसे अधिक सशक्त होती हैं। इनके कमजोर पड़ने अथवा अधिक बढ़ जाने पर जीवन संकट का सामना करना पड़ता है। धड़कन बंद होते ही व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया जाता है। मस्तिष्क से भी लगातार विद्युत तरंगें मानसिक स्थिति के अनुरूप विविध रूपों में निकलती रहती हैं, परंतु हृदय से निकलने वाली तरंगों की तुलना में ये अपेक्षाकृत कमजोर एवं जटिल होती हैं। इनके अतिरिक्त त्वचा एवं मांसपेशियों से निश्रित संकेतों की आवृत्ति उच्च होती है। ये सभी संकेत यह बताते हैं कि मनुष्य की वास्तविक मनः स्थिति एवं उससे संचालित शारीरिक स्थिति कैसी है। मानसिक स्थिति के अनुसार ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय जय। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।